नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपके लिए इतिहास के मौर्य साम्राज्य चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। आप देखे होंगे, अगर यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का जो सिलेबस है उसमें मौर्य साम्राज्य भी है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मुझे जितने क्वेश्चन सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट लगे सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चंस याद कर लीजिए। यह सभी क्वेश्चंस और भी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से याद कीजिए। चलिए शुरू करता हूं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? इन चारों में से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो मौर्य वंश है वह सबसे प्राचीन वंश है। इन चारों में से मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? बताइए, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य राजा अशोक, इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा है? चारों ऑप्शन देखो और सही आंसर दो। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम जो है गुप्त वंश से संबंधित हैं। और अगर बात करूं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, जबकि बराहमिहिर जो थे यह तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ थे। चलिए ध्यान दीजिए, सब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 261 ईस्वी पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया था? ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक की प्रशासनिक नीति में परिवर्तन आ गया था। कलिंग युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था? वह संत कौन है जो अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपगुप्त। उपगुप्त जो थे अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किए थे। जो उपगुप्त थे यह बौद्ध विद्वान थे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था वह कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौटिल्य। कौटिल्य का जो नाम दूसरा अगर बोलूं तो चाणक्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? बताइए सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, लेकिन बाद में इन दोनों के मध्य जो है दोस्ती हो गई, संधि हो गई और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया। देखिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया था। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया? सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था। सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद साम्राज्य का बंटवारा हो गया था और जो पूर्वी भाग था वह सेनापति सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तक्षशिला। देखिए तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था जिसे समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। पहली बार अशोक को भेजा था और दूसरी बार जो भेजा था सुमीम को भेजा था। सुमीम को भेजा था। अगर आपसे पहली और दूसरी बार पूछा जाए तो पहली बार जो भेजा था अशोक को और दूसरी बार सुमीम को भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं है, यह हर्यक वंश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? चारों में पूछा गया है कि वह कौन विदेशी यात्री है जो सबसे पहले भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज
विदेशी जो है वह सबसे पहले भारत आया था? इन चारों में मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। करुआकी जो थी यह सम्राट अशोक की पत्नी थी और यह दूसरी पत्नी थी। यह दूसरी पत्नी थी जो सम्राट अशोक को प्रभावित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनानियों को भारत से किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से किसने निकाला था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को परास्त करके भारत से बाहर निकाल दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मगध राज्य पर शासन किया था, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुंग। शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था मौर्य वंश के तत्काल बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धर्म महापात्र को भेजकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। या जो पाटलिपुत्र है इसको किसने बसाया था? तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था। उदयन ने बसाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिला प्रशासक। जिला प्रशासक जो था वह मौर्य काल के दौरान स्थानिक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता था और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। विष्णुगुप्त यह भी कहा जाता था। और बता दूं कि इन्होंने अर्थशास्त्र का लेखन किया था। अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने और यह तक्षशिला विद्यालय के आचार्य थे। जो चाणक्य थे तक्षशिला विद्यालय के आचार्य थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 340 ईस्वी पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो था
वह किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और इसको भी मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसको ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, घटोत्कच किस वंश का शासक था? घटोत्कच जो था वह किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुप्त वंश का शासक था घटोत्कच। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिष्क ने आरंभ करवाया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो आरंभ करवाया था कनिष्क ने आरंभ करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी? सातवाहन जो थे, सातवाहन शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी थी। सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय नाटक यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था यवनिका और पर्दा प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संवत है यह किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनिष्क ने प्रारंभ किया था और यह संवत आज भी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडो ग्रीक जो थे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अश्वघोष वसुमित्र जो थे यह चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता यही दोनों किए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध क्या है, किससे है बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्र दामन से है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से है। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा को कहाँ आयोजित करता था? तो ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में आयोजित करता था।
हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में आयोजित करता था? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुषाण के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कला के क्षेत्र में हुआ था सबसे ज़्यादा विकास। कुषाण के शासनकाल में कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक जो है बाणभट्ट है। ये कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए अच्छे से। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और यह बता दूं कि यह प्रथम राजधानी थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी पूछा जाए तो मथुरा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहली राजधानी क्या थी, दूसरी राजधानी क्या थी, तो मथुरा जो थी या दूसरी राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, का दूसरा नाम पुरुषपुर है। किसका नाम जो है, किसका दूसरा नाम पुरुषपुर है बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों जो है स्थान के नाम है। बताइए किसका दूसरा नाम पुरुषपुर है? तो पेशावर का जो दूसरा नाम है या पुरुषपुर है। पेशावर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका दूसरा नाम पुरुषपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिमुक। सिमुक जो थे वह सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलिंग। राजा खारवेल कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे और इनके बारे में अधिक जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और खारवेल जैन धर्म के संरक्षक भी थे। जो खारवेल थे या जैन धर्म के संरक्षक थे। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दूसरों को, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और अच्छे से तैयारी कर सके। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली नई वीडियो अपलोड की जाती है आपकी अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।